वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिटिकल साइंस सेशन 8 पर डिस्कस करेंगे एंड दैट इज इंडियन फेडरल सिस्टम। नाउ लेट्स सी द टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस सेशन आर फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट रिलेशन, legislative relation, administrative relation, financial relation, demand for greater autonomy for the state। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन फेडरलिज्म के बारे में, उनके फीचर्स क्या हैं, क्या होता है इंडियन फेडरलिज्म और किस तरह से स्टेट और सेंटर रिलेशंस मेंटेन करते हैं। जैसे हम यहाँ पर बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, और क्या लेजिस्लेटिव रिलेशंस है उनके बीच में, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल रिलेशंस के बारे में भी यहाँ पे हम बात करेंगे। नाउ लेट्स सी द फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म कि बेसिकली इंडियन फेडरलिज्म में क्या क्या कंप्राइज है या किस तरह से वो बना हुआ है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुड बी कॉल्ड अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन troubled the minds of the members of the constituent assembly। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटल्ड होती है तो वहां पर कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसीज या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉर्ट आउट किया जाए, तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, लाइक एक फेडरल सिस्टम होना चाहिए। नेक्स्ट लेट अस एग्जामिन एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेदर इंडिया इज अ फेडरेशन और नॉट विद सम पॉइंट, कि हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो एक फेडरेशन में बिलीव करती है या एक फेडरल गवर्नमेंट है या नहीं। हाउ कैन वी से दैट? उसके लिए पहले वी शुड हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, देन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, डिवीजन ऑफ पावर्स एंड सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशरी। लेट्स टॉक अबाउट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ फेडरेशन इज दैट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी अ रिटन वन, कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना है, फेडरेशन बना है, कुछ रूल्स है, रेगुलेशंस है, दैट शुड बी इन द रिटन फॉर्म, कि उन्हीं फेडरेशंस को, उन्हीं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को फिर आगे कंट्री फॉलो करेगी, सो दैट बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट कैन रेफर टू दैट एज एंड व्हेन नीडेड, कि जो रेफरेंस के लिए चाहिए हो, लाइक यूनियन गवर्नमेंट के लिए भी है और साथ में स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी है। तो कुछ रिटन अगर कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जब रिक्वायरमेंट होगी तो उनको रेफर कर सकते हैं कि वेदर वी शुड फॉलो इट और नॉट। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ रिटन डॉक्यूमेंट एंड इज द मोस्ट इलैबोरेट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन डॉक्यूमेंट है और उसी के बेसिस पे सभी चीजें जो है वो फॉलो होती हैं। नाउ नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं यहाँ पे, the procedure of amending the constitution in a federal system is normally rigid, कि अगर फेडरल सिस्टम की बात करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म होगा, जो प्रोसीजर्स फॉर्म होंगे, दैट इज नॉर्मली रिजिड, कि रिस्ट्रिक्टेड जिसको कहते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट सम अमेंडमेंट्स रिक्वायर अ स्पेशल मेजॉरिटी, such an amendment has to be passed by majority of total members of each house of the parliament, कि जितने भी मेंबर्स है, लाइक ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यहाँ पे हाउस, दो हाउसेस होते हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा, हम यहाँ पर उसी की बात कर रहे हैं। जब वो मेजॉरिटी जो है टोटल मेंबर्स का पास आउट होता है या वोटिंग सिस्टम प्रॉपर होता है, तभी वो अमेंडमेंट जो है आगे फॉरवर्ड किया जाता है और फाइनली प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद ही वो आगे पास होता है। So, such an amendment has to be passed by majority of total members of each house of the parliament, as well as by 2/3 majority of the members present and voting therein. After this procedure, the amendment is signed by the head of the state, that is the president. उसके बाद वो अप्रूवल के लिए जाता है प्रेसिडेंट के पास, and it is finally signed. Next, let's talk about division of powers. The states and the center are required to enact and legislate within their sphere of activity, and none violates its limits and tries to encroach upon the functions of the other. अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो दोनों ही अपने अकॉर्डिंगली फंक्शन परफॉर्म करते हैं, अपने लिमिट्स को वायलेट नहीं करते हैं और स्टेट और यूनियन के ऊपर फोकस करते हैं। अब यहाँ पे कुछ लिस्ट है, लाइक देयर इज अ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। जब हम यूनियन लिस्ट की बात करते हैं
तो द यूनियन लिस्ट कंसिस्ट ऑफ 97 सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। यूनियन लिस्ट जो है इट कंप्राइजेस 97 सब्जेक्ट्स जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस को फेवर करती है। द स्टेट लिस्ट कंसिस्ट ऑफ 66 सब्जेक्ट्स ऑफ लोकल इंटरेस्ट सच एज पब्लिक हेल्थ, पुलिस एक्सेट्रा, जो स्टेट वेलफेयर के लिए फोकस करती है, जैसे वहां की पब्लिक हेल्थ, फिर पुलिस, जो लोकल इंटरेस्ट पे फोकस करती है। देन इज द कॉन्करेंट लिस्ट दैट हैज 47 सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट टू बोथ द यूनियन एंड द स्टेट। तो कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों का ही फोकस होता है, यूनियन का भी और स्टेट का भी। नाउ supremacy of the judiciary. Very important feature of a federation is an independent judiciary to interpret the constitution and to maintain its sanctity. तो फेडरेशन को किस तरह से कंट्रोल किया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे मेंटेन किया जाए, उसके लिए एक जुडिशरी होना बहुत जरूरी है। और वो जुडिशरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर आती है कि अगर कुछ केओस क्रिएट होते हैं या कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होते हैं तो उसको रिजॉल्व कर सके। So here we can say the Supreme Court of India has the original jurisdiction to settle disputes between the union and the states. यहाँ पे जो है disputes को settle कर सकता है वो state या unions के बीच में अगर कुछ ऐसे conflicts arise हो जाते हैं तो। It can declare a law as unconstitutional if it contravenes any provision of the constitution. कि कोई भी law जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है उसको वो डिक्लेयर कर सकता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल और आगे प्रोसीजर को रोक सकता है वो, और इट कैन स्टॉप दैट प्रोसीजर्स टू बी फर्दर। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ इंडियन फेडरेशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द कैटेगरी ऑफ अ ट्रू फेडरेशन। द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैव मॉडिफाइड द ट्रू नेचर ऑफ इंडियन फेडरेशन बाय इनकॉर्पोरेटिंग certain non-federal features in it. These are, अब हम यहाँ पर बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ आर्टिकल्स हैं कि किस बेसिस पे फेडरल और नॉन फेडरल फीचर्स जो इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं वो। फर्स्ट इज आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स विच implies two things. Firstly, it is not the result of an agreement among the states. Secondly, the states have no freedom to secede or separate from the union. तो फर्स्ट ये आता है कि जो इंडिया को डिस्क्राइब किया गया है एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो एग्री करते हैं आपस में कि एग्रीमेंट हुआ है स्टेट्स का कि उनको एक दूसरे को फॉलो करना पड़ेगा। सेकेंडली कि ये नहीं है कि स्टेट्स के पास फ्रीडम नहीं है कि वो सेपरेट हो सकते हैं यूनियन से। The federation is a union because it is indestructible and helps to maintain the unity of the country. Governor is the agent of the center in the states. अब यहाँ पर आप देखोगे कि जो फेडरेशन है वो यूनियन है और उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, as it helps in maintaining the unity. तो इसीलिए उसे नाम दिया गया यूनियन स्टेट्स। और इसका जो एजेंट होता है, जो वर्क करता है, वो है गवर्नर। नेक्स्ट, the working of Indian federal system clearly reveals that the governor has acted more as center's representative than as the head of the state. कि जो गवर्नर है वो प्रॉपरली एक्ट करता है एज अ सेंटर रिप्रेजेंटेटिव बजाय कि वो हेड ऑफ द स्टेट डिस्क्राइब करें। नेक्स्ट, द कंट्रोल ऑफ द यूनियन ओवर स्टेट्स आफ्टर द इम्पोजिशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। कि जो कंट्रोल है यूनियन का स्टेट्स के ऊपर वो इम्पोज हुआ है नेशनल इमरजेंसी के केसेस में। देयर इज नो प्रोविजन फॉर सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशंस फॉर द स्टेट। कि जो कोई ऐसा नहीं है कि स्टेट के लिए कुछ अलग प्रोविजंस है, यूनियंस के लिए कुछ अलग प्रोविजंस है, ऐसा नहीं है, सबके लिए सेम प्रोविजंस है। द स्टेट्स कैन नॉट प्रपोज अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कि कोई भी अगर कुछ प्रपोजल्स लेके जाने अमेंडमेंट्स के, स्टेट्स नहीं कर सकता। As such, amendments can only be made by the Union Parliament. और उन amendments को सिर्फ Union Parliament ही बना सकते हैं। Next, all India services such as IAS and IPS have been created, which are kept under the control of the Union. जो all India services है जैसे IAS, IPS, ये आते हैं यूनियन के कंट्रोल में, ना कि स्टेट कंट्रोल में।
इन फाइनेंशियल मैटर्स टू द स्टेट्स डिपेंड अपॉन द यूनियन टू अ ग्रेट एक्सटेंट, कि जो स्टेट्स हैं फाइनेंशियल मैटर्स में भी यूनियन पे ही डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि यूनियन जो है वो मोर पावरफुल है स्टेट्स से, क्योंकि कोई सेपरेट प्रोविजन नहीं है स्टेट्स के लिए, कोई अमेंडमेंट्स वो पास नहीं कर सकता। इवन की जो आईएएस आईपीएस जो इंडियन ऑल इंडियन सर्विसेज है वो भी यूनियन के अंडर आती है, और जो फाइनेंशियल मैटर्स में भी जब हम बात करते हैं तो यूनियन इज मोर पावरफुल एज कंपेयर टू स्टेट। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिशेस अ स्ट्रॉन्ग सेंटर by assigning all important subjects to the center as per the union list. The states have to work in close cooperation with the center. This has lent support to the contention that the Indian constitution is federal in form but unitary in spirit. Constitutional experts have called it semi-federal of क्वाजी फेडरल सिस्टम। जब हम यहाँ पे बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, तो एज पर यूनियन लिस्ट जो है सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है वो यूनियन लिस्ट में आते हैं एज कंपेयर टू स्टेट लिस्ट। स्टेट्स जो है वो कोऑपरेट करते हैं सेंटर के साथ और उसमें फंक्शन करते हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं वो इन्हें कहते हैं सेमी फेडरल या फिर क्वाजी फेडरल सिस्टम फॉर इंडिया। Now let's talk about center-state relations. The relations between the center and the states, which constitute the core of federalism, have been enumerated in parts 11 and parts 12 of the Constitution under the heads legislative, administrative and financial relations. जब हम बात करते हैं स्टेट और सेंटर की रिलेशंस की, तो अकॉर्डिंग टू जो कॉन्स्टिट्यूशन है पार्ट 11 और पार्ट 12 में इनको हमने हेडिंग्स दी, लाइक हेड्स में लेजिस्लेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव या फिर फाइनेंशियल रिलेशंस में। Now let's examine them one by one. Legislative relations. Regarding legislative relations, there is a threefold division of powers in the Constitution. तो यहाँ पर threefold divisions है Constitution के अंदर। There are two lists of legislative powers, one for the center and the other for the state, known as the union list and the state list. टू लिस्ट है legislative powers के अंदर, एक state list के अंदर आता है और एक union list के अंदर आता है। The union list consists of 97 subjects of national interest, is the largest of the three lists. कि union list जो है उसमें 97 subjects है, इसलिए उसे largest list कहा गया। And some of the important subjects included in this list are, union list में जो important subjects include किए गए हैं वो related है डिफेंस से, रेलवेज, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटीज एक्सेट्रा। ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं। Next, let's talk about the state list. The state list consists of 66 subjects of local interest. Some of the important subjects included in this list are trade and commerce within the state, police, fisheries, forests, industries, etc. State list में 66 subjects हैं और जो इनके subjects include हुए हैं इसमें trade और commerce है जो कि state के अंदर within state हो, उसके बाद police हो गई, fisheries, forests, ये सब included है इसमें। Next is the concurrent list. It consists of 47 subjects of common interest to both the union and the states, जो कि दोनों के कॉमनली यूटिलाइज होते हैं, जो कि यूनियन के लिए भी और स्टेट के लिए भी है। Let's see what are the subjects which are included in this list. Some of the subjects included in this list are stamp duties, drugs and poison, electricity, newspapers, etc. तो ये subjects जो है वो concurrent list में included हैं। Now let's talk about administrative relations. अब administratively वो कैसे function करते हैं? The framers of the Indian Constitution never intended to create administrative cooperation and coordination between the center and the states. कि जिन्होंने फॉर्म किया ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, वो कभी भी उनका इंटेंशन ये नहीं था कि वो कोऑपरेटिवली वर्क करे या कोऑर्डिनेटिवली वर्क करे सेंटर्स और स्टेट्स मिलकर। The union executive is empowered to give directions to a state if necessary for the requisite purpose. यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है वो
सपोर्ट कर सकता है, उनको फंक्शन करने के लिए डायरेक्शंस दे सकता है स्टेट को, वो भी तब जब कुछ रिक्वायरमेंट हो या नेसेसिटी हो या कुछ स्पेसिफिक पर्पस हो. A provision has been made for constituting an interstate council to advise the president on interstate disputes. Provision जो है वो फॉर्म में जिसमें इंटरस्टेट काउंसिल जो है एडवाइस करता है इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए, मतलब प्रेसिडेंट के साथ मिलकर. The creation of all India services such as IAS and IPS and placing members of these services in key administrative positions in the state. ये key administrative positions है, जैसे हम IAS की बात करते हैं, IPS की, तो ये administrative functions करते हैं. Then the presence of all India service officers further paves way for the central government to exercise its authority and control over the states. जो है ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स जो है वो कंट्रोल करते हैं स्टेट्स को, जो कि इंस्ट्रक्शंस किसके बिहाफ पे चलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की. नो डिसिप्लिनरी एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट देम बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स विदाउट द परमिशन ऑफ द सेंटर. कि कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया जा सकता स्टेट गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन के. The union government has wide powers to issue directions based on the subjective view of the union and may therefore interfere with the state autonomy in the field of administration. कि जो यूनियन गवर्नमेंट है वो इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और फंक्शन करते हैं. Ordinarily, the central police force and army are posted to the states at the request of the state government. कि जो सेंट्रल पुलिस फोर्स है या आर्मी ऑफिसर्स हैं वो स्टेट्स के अंदर ही होते हैं, डिफरेंट स्टेट्स में पोस्ट किए जाते हैं, ट्रांसफर्स भी हो सकते हैं इसमें, और वो किसकी रिक्वेस्ट पे होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की. द सेंटर प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एडमिनिस्ट्रेटिव स्फीयर ऑफ एक्टिविटी कंसर्निंग द स्टेट्स. कि जितनी भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज होती हैं स्टेट्स की उसमें सेंटर का सबसे मेन रोल होता है क्योंकि वो ही उसको फंक्शन करता है. Now let's talk about financial relations. The union and the state have been provided with independent sources of revenue by the constitution. Okay, दोनों का जो है independent sources है revenue collect करने का. जैसे we can see the parliament can levy taxes on the subjects included in the union list. जो parliament है वो taxes लगा सकता है union list के accordingly, जो subjects included है उसमें. The states can levy taxes on the subjects in the state list. जो state list के अंदर आता है उसमें states जो है वो taxes levy कर सकते हैं. By and large taxes that have an interstate base are levied by the center and those with a local base by the state. कि जो जितने huge taxes होते हैं जो interstate के basis पे हैं तो वो center के अंदर आता है और जो local base पे आता है वो state के अंदर आता है. The union list consists of items of taxation which fall under the following categories. अब taxation की लिस्ट यहाँ पे बताइए कि किस तरह से वो लेवी कर सकते हैं. First, taxes levied by the union but collected and appropriated by the states. कि टैक्स जो लेवी किया गया यूनियन से लेकिन जो कलेक्ट होगा और अप्रोप्रिएटेड होगा स्टेट्स के साथ. Second, taxes levied and collected by the union but assigned to the states. कि जो टैक्सेस कलेक्ट कर रहे यूनियन लेकिन उसका जो टास्क दिया गया वो स्टेट्स को दिया गया उसको कलेक्ट करने का, मतलब हाउ टू कलेक्ट इट. नेक्स्ट, टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंट्रल एंड मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट्स. कि टैक्सेस जो कि लेवी लगाया गया या कलेक्ट किया गया सेंट्रल से लेकिन उनको दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, सेंट्रल में भी स्टेट्स में भी. फोर्थ, टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड एंड रिटेन बाय द सेंटर. के टैक्सेस लेवी भी सेंटर ने किए थे, कलेक्ट भी और रिटेन मतलब अपने पास ही उन्होंने सेंटर ने रखा. नेक्स्ट, टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स. कि टैक्सेस लेवी भी किए गए थे, कलेक्ट किए गए थे सेंटर के थ्रू लेकिन डिस्ट्रीब्यूट किया यूनियन और स्टेट्स के बीच में. The center can exercise control over the state finances and grants in aid, both general and special,
टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंटल स्कीम्स, कि जो सेंटर है वो कंट्रोल कर सकता है स्टेट फाइनेंसेस को, उनको हेल्प कर सकता है और उनको डेवलपमेंटल स्कीम्स में भी हेल्प आउट कर सकता है, जिस तरह से वो अपना एक्सपेंडिचर बना सकते हैं. ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी the president has the power to suspend the provisions regarding division of taxes between the center and the state. अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी अराइज हो जाती है तो प्रेसिडेंट के पास वो पावर है कि वो उन प्रोविजंस को सस्पेंड कर सके जो कि डिवाइडेड है सेंट्रल और स्टेट के बीच में. स्टेट प्लान्स आर फ्रेम्ड विद इन द प्रायोरिटीज ऑफ द सेंट्रल प्लान एंड दे आर एक्सिक्यूटेड विद द अप्रूवल ऑफ द प्लानिंग कमीशन. कि जो स्टेट है वो प्लान करता है कि किस तरह से क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल प्लान्स, और उसका अप्रूवल जो उसको मिलेगा वो प्लानिंग कमीशन के थ्रू मिलेगा. The states have to carry out the center's sponsored schemes for which the center gives grants and the conditions under which these are to be made. कि जो स्टेट है उसको फॉलो करना पड़ता है सेंट्रल स्कीम्स को जो कि सेंटर ने स्पॉन्सर किए हैं स्कीम्स को, और उन्हीं कंडीशंस में उसको वर्कआउट करना पड़ेगा. द प्लानिंग कमीशन हैज क्रिएटेड एन ओवर सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग सिस्टम. जो प्लानिंग कमीशन है उसने भी एक ओवर सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग सिस्टम फॉलो किया. No initiative is left to the states and the centrally formulated schemes have been inappropriately and unimaginatively imposed on them. कि कोई भी इनिशिएटिव स्टेट्स नहीं ले सकता, जो भी स्कीम्स फॉर्मुलेट होगी चाहे वो अप्रोप्रिएट नहीं हो, चाहे वो इमेजिनेटिवली हो, अनइमेजिनेटिवली हो, लेकिन वो इम्पोज की जाती है सेंट्रल के थ्रू ही. डिमांड फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी. The founding fathers of the Indian Constitution were deeply concerned about ensuring the unity and integrity of the country. कि किस तरह से यूनिटी मेंटेन करनी है, किस तरह से इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है कंट्री के अंदर. When they were aware of the forces of disruption and disunity working within the country. Like बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज थी, बहुत सारी डिसरप्शंस थी, डिसयूनिटी थी कंट्री के अंदर, इसीलिए इस कॉन्स्टिट्यूशन को या फेडरलिज्म को बनाया गया. These dangers at the time of independence could be handled only by a strong government at the center. कि अगर जैसे कोई भी इश्यूज थे या डेंजर्स थे लाइक इंडिपेंडेंस के टाइम पे, तो देयर वाज रिक्वायरमेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट जो कि सेंटर पे एक्ट कर सके. द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असाइन्ड अ प्रीडोमिनेंट रोल टू द सेंटर. कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था उन्होंने प्री डिसाइडेडली जो रोल दिया था वो प्रीडोमिनेंट रोल सेंटर को ही दिया था. The working of the Indian Federation during the last 5 decades clearly shows that the relations between the center and the states have not always been cordial. कि according to Indian Federation जो कि relations maintain हुए last 5 decades में देखा जाए तो center और states में cordial relations नहीं है. The Union government appointed Sarkaria Commission to suggest ways and means to improve center-state relations. तो यूनियन गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया सरकारी कमीशन जो कि इनके रिलेशंस को मेंटेन कर सके या इम्प्रूव कर सके. देन सरकारी कमीशन assume importance so as to evolve an appropriate policy in the areas of legislative, administrative and financial relations. तो सरकारी कमीशन जो है it has worked a lot in the areas of legislative या proper पॉलिसीज फॉर्मुलेट करें ताकि इनके रिलेशंस जो है सेंटर और स्टेट के रिलेशंस मेंटेन रह सके. द कमीशन स्ट्रांगली रिकमेंडेड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल. कि जो सरकारी कमीशन है उन्होंने रिकमेंड किया कि एक परमानेंट इंटरस्टेट काउंसिल फॉर्म रहनी चाहिए. Then both the center and the state should have the concern for the development of backward territory or areas. कि दोनों को ही कंसिडर करना चाहिए, स्टेट हो और गवर्नमेंट, स्टेट और सेंटर दोनों को ही फोकस करना चाहिए कि बैकवर्ड एरियाज को कैसे डेवलप किया जाए. If the economic development of these backward regions are undertaken in a planned manner, the separatist tendencies will be automatically controlled. कि अगर हम इस पर फोकस करेंगे कि किस तरह से बैकवर्ड एरियाज को इम्प्रूव करना है तो डेफिनेटली जो ये सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज है मतलब अलग अलग रहने की टेंडेंसीज ये खत्म हो जाएगी और ये कंट्रोल में रहेगी, जिससे कि डिस्प्यूट्स कम होंगे, केओस कम होंगे. Then differences between the union and the state should be resolved by mutual consultation. कि
म्यूचुअली कंसल्ट करके जो भी डिफरेंसेस है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो सॉर्ट आउट हो सके. नेक्स्ट, इट हैज टेकन अ फेवरेबल व्यू ऑन द डिमांड ऑफ द स्टेट्स टू प्रोवाइड मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज एट देयर डिस्पोजल. कि जो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है स्टेट्स को भी ज्यादा प्रोवाइड करना चाहिए. In order to improve center-state relations in the country, it has suggested economic liberalization and suitable amendments to the constitution. कि अगर हमें सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को मेंटेन करना है तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन फॉलो करना चाहिए, प्रॉपर्ली अमेंडमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए. Now there is an exercise, do it yourself. Write a short note on the legislative relations between the center and the states. इसमें आपको लेजिस्लेटिव रिलेशंस कैसे मेंटेन है उसके बारे में बताना है सेंट्रल और स्टेट के बीच में. देन एक्सप्लेन दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट. कि अगर हम स्पिरिचुअली बात करें तो यूनियन हम देखते हैं, लेकिन अगर हम फेडरली बात करते हैं तो देयर इज डिफरेंस. डिस्क्राइब द फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स. कि किस तरह से फाइनेंशियल रिलेशंस है सेंटर और स्टेट्स के बीच में. नेक्स्ट, डिस्क्राइब द ग्रेटर ऑटोनॉमी फॉर द स्टेट्स. कि हमें ऑटोनॉमी बताने की क्या किस तरह से स्टेट्स जो फंक्शन करते हैं, वो उनके लिए क्या अमेंडमेंट्स हैं. देन हाउ मेनी सब्जेक्ट इन यूनियन लिस्ट. कि कितने सब्जेक्ट्स हैं यूनियन लिस्ट के अंदर. थैंक यू.